इस बीच वो जो मार्जिन फंडिंग जो सख्ती आई है, स्ट्रिक्टनेस आरबीआई की तरफ से जो नॉर्म्स मैंडेट हुए हैं, उस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए, समझने के लिए कौन बेहतर, आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। फिरोज जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। ये जो फ्राइडे को आरबीआई ने वो मैंडेट कर दिए कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के नियम, आप कैसे देखते हो? खास तौर पे जो प्रॉप ट्रेडिंग और कोलैटरल की बात सामने रखी है, वो ऑब्वियस है मार्केट में लिक्विडिटी को हिट कर रही होगी, पर कितना प्रोफाउंड हिट, कितना हिट ऑन वॉल्यूम्स? कुछ गणित तो फ्राइडे ऑनवर्ड्स आपने भी बैठ के किया होगा, आपकी टीम ने बैठ के करा होगा, कितना प्रोफाउंड इंपैक्ट हो सकता है इसका? आशीष सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से अगर मैं पहले क्या बदलाव हुए हैं, 5-6 बदलाव इंपॉर्टेंट हैं, बट उस पे आते हैं। बट मेरा ये मानना है कि ये जो इम्पैक्ट है वो वॉल्यूम्स को घटाएगा नहीं, बट लार्जली वॉल्यूम्स को नहीं घटाएगा। बट क्या होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी में जरूर इंपैक्ट होगा। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, लेवरेज कम हो जाएगी, मार्जिन फंडिंग बुक्स थोड़ी कम हो जाएंगी, बोरोइंग की रेट्स ब्रोकर्स की ज्यादा हो जाएंगी। छोटे ब्रोकर्स जो हैं जिनकी 15-20% की मार्केट शेयर है, जो प्रॉप हैवी है, उनको इंपैक्ट ज्यादा है। सो इट्स अ डिफरेंशियल इंपैक्ट, नॉट अ कांस्टेंट इंपैक्ट। बट सबसे ज्यादा सख्त इस बात का यह है कि इंडिया की जो मार्केट है, कैपिटल मार्केट, और रेगुलेटर का जो विश्वास है कि एक इन्वेस्टर फ्रेंडली वातावरण बनाना है रादर देन स्पेक्युलेटिव फ्रेंडली वातावरण बनाना। अनलाइक यूएस, यूएस में हर चीज में स्पेक्युलेशन हो सकती है। 3-3 गुना के ईटीएफ, 3 टाइम्स लेवरेज, 200%, 300%, 500% के लेवरेज ईटीएफ चलते हैं। राइट, डेली ऑप्शंस एक्सपायरी होती है, क्रिप्टो के होल्डिंग कंपनीज होती हैं, इक्विटी का इंडेक्स का पैसा लेके। सो यूएस एनकरेजेस स्पेकुलेशन, इंडिया डिस्करेजेस स्पेकुलेशन। दैट इज, ये उस दिशा में एक और कदम है, जैसे एसटीटी बढ़ाना एक कदम था इसी इसी महीने। सो आई आई सी दैट एज एन इन्वेस्टर फ्रेंडली मार्केट। और जब भी लेवरेज कम होती है, जैसे आज की हमारी एमटीएफ बुक 1,14-15,000 करोड़ पे है, बट एवरेज पे ही है इतनी। 2-3 महीने पहले देखते तो 1,05,10,000 करोड़ थी, आज 1,15,000 करोड़ है। यूएस की एमटीएफ मार्केट मार्जिन ट्रेडिंग $1.2 ट्रिलियन पे, हाईएस्ट एवर पे इस बबल जोन में। सो आई पर्सनली थिंक इट इज अ प्रिकॉशनरी मूव rather than a cure of something. आप तो क्योंकि फिरोज बहुत सारे एचएनआईज के साथ डील करते हो, अब वो कोलैटरल के तौर पे लोन अगेंस्ट शेयर्स रखे जाते थे, अब इस मूव के चलते एक तो उन एचएनआईज की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ रही होगी, दूसरा हो सकता है वो अपना पोर्टफोलियो का शिफ्ट डेट की तरफ कर रहे हो। ऐसा होगा क्या? आपके एचएनआई से जब चर्चा हो रही थी, उनके लिए इन डेवलपमेंट्स इस सैटरडे फ्राइडे के आउटकम का मतलब? आशीष सर, एचएनआईस को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उल्टी कम हुई है रेपो घटने के बाद, लास्ट 6-8 महीने में। आज 8.6 8.8% पे इंडियन एनबीएफसी मेरे एक एचएनआई को 100 करोड़ रुपए का लोन दे रही है। ये रियलिटी है, 8.6 8.7% इंडियन एनबीएफसी। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुई है। मार्जिन फंडिंग की जो कॉस्ट होती है वो कोई ब्रोकर 9.7 पे भी देता है, बैंक बेस्ड ब्रोकर, सिक्योरिटीज डिवीजन। दूसरा ब्रोकर 15% पे भी एमटीएफ की लोन देता है। क्या एमटीएफ की लोन कॉस्ट बढ़ेगी? ऑलरेडी स्प्रेड बहुत ज्यादा था, वो स्प्रेड कंप्रेस होगा ब्रोकर के लिए। ये मेरा सेकंड मानना है। थर्ड, आई पर्सनली थिंक इंडिया में इतने एचएनआई से मिला मैं 20 साल में, इतनी लेवरेज नहीं होती। थोड़े लोग हैं जो बहुत ज्यादा लेवरेज लेते हैं, और 99% एचएनआई लोन ही नहीं लेते। उनको 10% की लेवरेज लेना सेंसेबल है, ये बोलने के लिए, ये समझाने के लिए मुझे 2 साल लगते हैं। अगर उनके पास 10 करोड़ रुपया, 1 करोड़ लेके भी इन्वेस्ट करो तो बुरी बात नहीं है। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के पहले 1,000% की एवरेज लेवरेज थी यूएस मिडिल क्लास की। आज भी मुझे वही माइंडसेट से जूझना पड़ता है कि जितनी चादर उतनी फैलाओ। राइट, घर के लिए लोन ले लेंगे, होंगे 1 करोड़ रुपया, 5 करोड़ का घर ले लेंगे, ऑलमोस्ट 400% लेवरेज ले लेंगे। कैपिटल मार्केट के लिए लेवरेज लेना, एचएनआई को कन्विंस करना ना के बराबर है। ऑफ कोर्स 1% एचएनआई वो है जो अपने पैसे से 4 गुना ज्यादा लोन ले लेते हैं। नहीं तो जो कर रहे हैं वो तो बट अच्छी बात है, स्पेकुलेशन से हम लोग मूव करना चाहते हैं, स्पेकुलेटिव मार्केटों से कर्व करना चाहते हैं, लेकिन आपने अपफ्रंट कहा था फिरोज कि इसका बहुत ज्यादा असर आप देख नहीं रहे हो। तो जो मकसद है वोलेटिलिटी रिड्यूस करने का, स्टेबिलिटी लाने का, उस मकसद की तरफ हम बढ़ रहे होंगे, नहीं बढ़ पाएंगे? आशीष सर, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं वॉलेटिलिटी को एक्सेल शीट पे ट्रैक करता हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन को हाँ। बहुत हेल्प करेगी।
क्यों हेल्प करता है? क्योंकि जब फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, तो लास्ट 3-4% की जो रैली होती है वो सिर्फ फोमो की रैली होती है। इवन इन निफ्टी, सिल्वर तो छोड़ दीजिए, उसकी 30% की फोमो रैली होती है। निफ्टी में भी जो लास्ट 3-4% की रैली होती है जनरली यू टर्न के पहले, वो फोमो रैली होती है। और जो लास्ट के 4-5% की गिरावट के समय में जो गिरावट होती है वो भी फियर बेस्ड होती है या स्पेक्युलेटिव बेस्ड, काफी शॉर्ट सेलिंग होती है। ये दो टेल को काटने के जो प्रयास थे, क्या वो हुए हैं? मेरे हिसाब से हुए हैं। किस पे हुए हैं? परसेप्शन में नहीं हुए हैं। आज भी किसी से पूछेंगे यूएस सेफ है बोलेगा, बट एक्सेल शीट पे S&P 500 की लास्ट ईयर की आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करें, जिसको रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी बोलते हैं, वो 18-19 की है और निफ्टी की 12.8% की है। ठीक। So this whole cutting the tail strategy has worked on Excel sheet, not in perception, of course. ओके फिरोज जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। हमने समझ लिया कि आरबीआई का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन रिटेल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन तो यही बनता है कि करना क्या है कैपिटल मार्केट स्पेस में? क्या थोड़ा सेग्रीगेट होने का वक्त है अभी, या फिर ओवरऑल आप पॉजिटिव है और इस जो गिरावट आई है एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपका टेक? मेरा हिसाब से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपको बॉटम अप करना पड़ेगा। आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक ऑन स्पेसिफिक स्टॉक, नॉट डू आई हैव द एबिलिटी टू, बट एक चीज जरूर है कि लार्ज ब्रोकर्स जिनकी बोरोइंग कम है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। मार्केट कंसोलिडेट होगी, शिफ्ट होगा, तो एंट्री बैरियर बढ़ेगी, तो बिजनेस कंसोलिडेट होता है। क्योंकि ये जो एंट्री बैरियर थी वो कम थी, अब आरबीआई ने एंट्री बैरियर बढ़ा दी। एनी इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर बढ़ जाए और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज सडनली रेगुलेटरी की वजह से आ जाए, जिन्होंने ज्यादा लेवरेज नहीं लिया हो, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं कि उनकी प्रॉप बुक में उधार तो छोड़िए, उनको पैसा क्या करना है ये पता नहीं होता है। इंडिया में डिविडेंड देना भी आसान नहीं है, क्योंकि टैक्स पहले तो आप कॉर्पोरेट टैक्स देते हो, तो बहुत सारा रिजर्व जिसके पास है वो उसको लेवरेज करके ब्रोकिंग बिजनेस कर रहा है। उधर मेरे हिसाब से इंडस्ट्री कंसोलिडेट होगी एंड दैट्स अ गुड मूव। तो श्रेया, क्योंकि आप आए हुए थे ना, फिर वो श्रेया पूछ रही थी मार्केट्स में आप लोग क्या कर रहे हो। मुझे याद पड़ता है आनंद राठी वेल्थ में आप लोग की जनरल स्ट्रैटेजी ट्रू वैल्यू के नीचे निफ्टी है तो एग्रेसिवली खरीदारी करने का मन। आपके हिसाब से ट्रू वैल्यू का मार्कर बैठा कहाँ है निफ्टी का? आशीष सर, थैंक यू, आपने वो याद किया। हमने वो गलत या सही, बट फंडामेंटल लेवल ऑफ निफ्टी जरूर कंप्यूट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ऊपर है तो रुक जाएं, थोड़ा स्टैगर करें। फंडामेंटल वैल्यू ऑफ निफ्टी से नीचे है तो एक मुश्त खरीदें। अब रहा सवाल आज के करंट मकाम में कहां है मार्केट। मेरे हिसाब से फंडामेंटल वैल्यू से नीचे है मार्केट, ज्यादा नीचे नहीं, 3-4% नीचे है, तो स्टैगर करने का मेरे हिसाब से मतलब नहीं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, यूएस की ट्रेड डील के बाद एक बेस फॉर्मेशन हुई है। माना कि मार्केट उसके नीचे जा सकती है, 24,800 से भी कम क्लोज हो सकती है, बट वहां सस्टेन करना मुश्किल है। एक इन्वेस्टर को इतना ही देखना है कि भाई नीचे की लेवल में कितने दिन मुझे वो मेरा पोर्टफोलियो गंदा दिखेगा। मेरे हिसाब से महीने 2 महीने से ज्यादा गंदा नहीं दिख सकता। 23,000 भी जाए, 24 भी जाए, बट वहां सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। जो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करने वाले एफआई जिनकी मैंने एक 15-17 की लिस्ट बनाई हुई है, उनकी ओनरशिप काफी कम हुई है। एनएसई स्मॉल कैप 250 में आज ओनरशिप ऑफ एफआई इज वेरी हाई, 13.68% ऑफ द फ्री फ्लोट इज ओन्ड बाय देम एफआईआईज, बट जो फ्रॉथी एफआईआईज हैं उनकी ओनरशिप बहुत कम है। द वैनगार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड हु रन इंडेक्स फंड्स ओन मोर ऑफ आवर स्मॉल कैप्स देन द फ्रॉथी एफआईआईज। परफेक्ट। खैर फिरोज, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, सारे डेवलपमेंट समझाने के लिए।